Hello everyone, you're all welcome to Prep IAS. My name is Samriddhi and today we are going to cover the part 2 of social issues. Guys, मैंने already science and tech की videos upload कर दी हैं. I hope that most of you have gone through those videos. तो एक बार जल्दी से वीडियो के go through हो जाइए. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है. और जैसे आपको बोला जाता है यार आप बताओ, क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ, बट गाइज आप ऐसा नहीं करते स्टूडेंट्स. प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, डू दैट थिंग, ठीक है. इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज इन्हांस होगी. कोई बात नहीं यार, गलत ही तो आंसर दोगे तो सामने वाला कौन सा आपको जानता है, ठीक है. सो प्लीज डू आंसर दी थिंग्स जो भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है. दैट इज नॉट फॉर मी, दैट इज फॉर यू गाइज, ठीक है. तो आपको यहाँ पे आंसर उनको करना है. आई होप आप आगे से आंसर करोगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल इश्यूज से. सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सोशल इश्यूज. पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट. तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए. सो इसके साथ आपका पूरा का पूरा सोशल इश्यूज का करंट अफेयर्स जो है तो वो यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज आइटम से. तो फर्स्ट न्यूज आइटम किससे रिलेटेड है? पीएम केयर. सो द पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पीएम केयर स्कीम थी उसको बच्चों के लिए एक्सटेंड किया है. और आपको पता है क्यों एक्सटेंड किया है? क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो अब वाली कोविड की वेव है बच्चों को इफेक्ट करेगी, है ना, जो पिछली आई थी. सो यहाँ पे इन्होंने बच्चे जो हैं, आपको भी पता है हाउ मच इम्पोर्टेंट द चिल्ड्रन आर फॉर द पेरेंट्स, है ना. सो यहाँ पे दो तरह की चीजें हुई. पहला उनको वैक्सीनेशन देना. सेकेंड थिंग जो है बच्चों के लिए यहाँ पे करी गई है, दैट इज व्हाट, दैट इज जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको जाके मतलब छोड़ चुके हैं. वाई दे लॉस देयर पेरेंट्स? बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है. या फिर उनके जो गार्जियंस थे या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो है जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड-19, उनको सपोर्ट करने के लिए लेके आई गई. सो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द स्कीम लॉन्च फॉर सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ कोविड-19 इफेक्टेड चिल्ड्रन. सो इस स्कीम के अंदर जो है 10 लाख रुपए जो है हर बच्चे को दिए जाएंगे, ठीक है. कब दिए जाएंगे? when they will attain the age of, you can say when they will turn 23, क्योंकि 23 तक तो पता ही नहीं होता ना उसको. और हो सकता है 10 लाख के चक्कर में क्या हो, कोई उनको जानबूझ के कह दे कि ठीक है आप हमारे घर आके रह लो, ये कर लो. और बच्चे को माइंड को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है ना. इसके अलावा दे विल रिसीव मंथली स्टाइपेंड्स व्हेन दे टर्न 18, ठीक है. सो यहाँ पे 18 से लेके 23 साल मतलब 5 साल हो गए ना, तो टोटल इनको जो है मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा. उसके अलावा किसके लिए लेके आए गए हैं? उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी है. इसके अलावा इन बच्चों का फ्री एजुकेशन देने की भी सहूलियत प्रदान करी गई है. सो फ्री एजुकेशन जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल्स में, वहां पे इन्होंने कहा है कि हम इनको क्या देंगे? फ्री एजुकेशन देंगे. इसके अलावा अगर उनको अपनी हायर एजुकेशन के समय पे एजुकेशन लोन की जरूरत है वो भी दी जाएगी. नेक्स्ट व्हाट दे विल गेट? दे विल गेट अ फ्री हेल्थ इंश्योरेंस. 5 लाख तक का इनको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है. कब तक? जब तक कि वो 18 साल के नहीं होते. एंड उसके बाद जो होगा प्रीमियम अमाउंट जो होगा वो कहाँ से पे किया जाएगा? देखो अब किसी का भी प्रीमियम आप इंश्योरेंस कराते हो तो उसका प्रीमियम तो लगता ही है ना. सो वो यहाँ पे प्रीमियम कहाँ से पे किया जाएगा? दैट विल बी पेड थ्रू दी पीएम केयर. क्लियर? समझ में आई बात की क्या है इसके अंदर? चलिए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में? पीएम केयर के बारे में. आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा पीएम केयर फंड. सो पीएम केयर फंड होता क्या है? लेट अस टॉक अबाउट दैट. सो व्हाट इज इट? सो यहाँ पे इसको कोविड के बाद लेके आया गया. सो दिस फंड इज बेसिकली सेटअप टू, it is set up by the government to deal with any kind of emergency
or distress situation that is posed by कोविड-19 पैंडेमिक, कि जो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण कोई भी ऐसी स्थिति आई जिसके कारण जो है कोई इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ और सिचुएशन पैदा हुई, उस समय जो है इसमें से पैसा निकाला जा सके। उसके अलावा जो फंड है, द फंड इज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। फंड जो है वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके चेयरमैन कौन है? द चेयरमैन ऑफ दिस ट्रस्ट इज प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा बाकी मेंबर्स कौन कौन आ जाते हैं यहाँ पे? रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, सो कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर qualifies as corporate social responsibility expenditure। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर क्या होता है इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो दिस इज द थिंग्स रिलेटेड टू पीएम केयर फंड जो आपको अपने माइंड में रखनी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम दैट इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ आ गया, दिस मीन्स दैट दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू अ लेडी, है ना? दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू अ लेडी, and this scheme is basically related to pregnant women and those women who had just given the birth to the child। क्लियर? सो पहले क्या होता था ना, इसके अंदर जो बेनिफिट्स दिए जाते थे वो जर्नली आपके जो दिए जाते थे वो फर्स्ट वुमेन के टाइम, मतलब फर्स्ट बेबी के टाइम पे दिए जाते थे। सो यहाँ पे सरकार ने इसमें एक एडिशन की है कि फर्स्ट के टाइम पे तो आपको 6,000 रुपये मिल ही रहा है, लेकिन अगर सेकेंड टाइम आपके ब्लड की होती है सो 5,000 रुपये और दिए जाएंगे। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? कॉमन सेंस की बात है। ये क्यों किया गया है? ताकि बच्चे का पहले जेंडर की जांच ना करी जाए। सो प्री बर्थ सेक्स सिलेक्शन, ठीक है, को रोकने के लिए एंड बेसिकली गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए दिस हैज बीन डन। ऑल्दो ये जो स्कीम थी आपकी 2017 की स्कीम है, जिसके अगर आप इंसेंटिव्स की बात करो क्या है कि यहाँ पे वुमेन को 6,000 रुपीज जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वुमेन को जो है क्या पे किया जाएगा? मान लो कि आपको पता है कि वुमेन का वेज लॉस होता है ना, वुमेन का वेज लॉस होता है जब बेबी होता है। सो यहाँ पे कुछ कंपनसेशन भी दी जाएगी। ठीक है, पार्शियल कंपनसेशन विल बी गिवन। सो यहाँ पे कौन कौन सी वुमेन आती है? प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग। लेकिन इसके अंदर कुछ आपकी बेनिफिशरीज एक्सक्लूडेड है। कौन कौन से लोग एक्सक्लूडेड है? ऐसे लोग जो कि आपके रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। क्यों? सरकार उनको बेनिफिट दे देती है तो उनको क्यों देना। नेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट्स एक ही बार मिलेंगे, दैट इज ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। सेकेंड, इन केस ऑफ मिसकैरेज or stillbirth, the beneficiary would be eligible to claim the remaining installment in the event of future beneficiary। मतलब जैसे मान लो कि लेडी जो है आफ्टर 6 मंथ्स उसका मिसकैरेज हो गया, तो अब जो मान लो उस टाइम तक उसने 1,000 रुपए क्लेम किए थे, तो 5,000 रुपए वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ले सकती। ठीक है, समझ में आई क्या बात है? कि नेक्स्ट पैसे वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ले सकती। नेक्स्ट, 6,000 रुपए तो दिए जाते थे, अब साथ में उसको 5,000 रुपए का और कैश इंसेंटिव्स मिलेगा इन 3 इंस्टॉलमेंट। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी एट द 3rd मंथ, जब 3rd मंथ कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेकिन इसके लिए वुमेन को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा आंगनवाड़ी सेंटर में, क्योंकि ऐसे थोड़ी सरकार के सपने आ रहे हैं कि वुमेन इज प्रेग्नेंट, तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। अटेंड एटलीस्ट 1 प्री नेटल केयर सेशन,
जैसे कि जिसमें आपका बेसिकली बताया जाता है कि दीज आर द मेडिसिन विच यू हैव टू टेक। सो ये सब चीजें उसने करी। इसके अलावा या फिर आप ये लगा लीजिए कि एटलीस्ट एक काउंसलिंग सेशन लिया उसने एट AWC, तब वो कर सकते हैं, राइट। सेकेंड जो है वो कब पे किया जाएगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल बी पेड ऑन 6 months ऑफ कंसेप्शन, छठे महीने पे किया जाएगा 2,000 रुपए का, जिसमें वुमेन को में एटलीस्ट वही प्री नेटल केयर उसको लगाना है। एंड द सेकेंड इज, जैसे कि उसने पहले जो है आपका क्या था, पहले उसने एक काउंसलिंग लगाई थी, अब उसको दूसरी काउंसलिंग लगानी। इसके अलावा सेकेंड थिंग इज दिस कि जो TT1 दैट इज टेटनस के जो इंजेक्शन होते हैं वो लगवाने जरूरी है। थर्ड ट्रांसफर में क्या होगा, जो कि 3.5 months के बाद दी जाएगी डिलीवरी के, क्योंकि उनका ये मानना है आफ्टर डिलीवरी भी वुमेन को बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी डाइट ले सके। कि बच्चे का बर्थ हो गया उसको रजिस्टर कराना है, बच्चे को OPV दैट इज related to polio and BCG that is related to TB, so ये दोनों वैक्सीन लगवाने, ठीक है। इसके अलावा अटेंड एटलीस्ट 2 growth monitoring sessions within the 3 months of delivery, मतलब ये भी चेक करना जरूरी है कि क्या बच्चा प्रॉपरली जो है वो ग्रो कर भी रहा है या नहीं। इसके अलावा जो वुमेन है उसको बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करनी है फॉर 6 months, एंड अगर मान लो कोई ऐसी दिक्कत आ जाए कि वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही तो उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा उनको जो है OPV एंड DPT वैक्सीन लगती है, ठीक है, डिप्थीरिया वैक्सीन, डिप्थीरिया, परटॉयसिस एंड टेटनस वैक्सीन जहाँ पे दिए जाएंगे। सो यहाँ तक क्लियर हुई बात, यहाँ तक क्लियर हुई। इसके अलावा भी जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज द ओनली स्कीम, देयर आर अदर स्कीम्स एज वेल। जैसे कि अगर मैं बात करूं व्हाट आर द अदर स्कीम्स, सो गाइस द अदर स्कीम्स आर जनानी सुरक्षा योजना। ये वाली स्कीम तो आपके मिशन शक्ति के अंडर है जो उसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी इसके अलावा आपके पास जनानी सुरक्षा योजना भी है जिसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं। एंड दिस स्कीम इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का पार्ट है। इसके अलावा व्हाट वी हैव इज सक्षम आंगनवाड़ी and Poshan 2.0. We have Mission Vatsalya. We have Mission Shakti. And Mission Shakti के अंतर्गत we have 2 things, that is संभाल and सम्राट, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक आधी लाइनें इनके बारे में जान लेते हैं ताकि एक ही जगह पे हमारी सारी चीजें रेडी हो। सो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 नाम से ही बता रहा है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। सो दिस इज अ स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड सबकी सब किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल से रिलेटेड है, जिसके अंदर उन्होंने इनके लिए नेशनल करेक्ट स्कीम की भी बात की है। मिशन वात्सल्य जो है वो किससे रिलेटेड है, बच्चों की प्रोटेक्शन से, सो इट प्रोवाइड्स चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। एंड सेकेंड थिंग विच इज प्रोवाइड इज चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, ठीक है। टॉकिंग अबाउट संभाल, संभाल के अंदर क्या है, अंडर इट वी हैव वन स्टॉप सेंटर, कि एक जगह पे रुक के आप जो है क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अंडर दिस वी हैव महिला पुलिस वॉलंटियर्स, कि अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है सो दे कैन अप्रोच देम। इसके अलावा आपको पता है क्या है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, वी हैव स्वाधर,
उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, एलपीजी दिए जाते हैं जिसके अंदर, विडोज को होम प्रोवाइड करना, ये सारी स्कीम्स, ठीक है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट समर्थ्या। समर्थ्या के अंदर सबसे पहले है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट वी हैव पेट सर्विसेज इन समर्थ्या। देन वी हैव प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया था। इसके अलावा जेंडर बजटिंग, जो कि आप किसके अंदर पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स के, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस स्कीम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे हमने बच्चों से रिलेटेड और वुमेन से रिलेटेड, बेसिकली वुमेन से रिलेटेड सारी स्कीम पढ़ ली है, ठीक है, जो मेजर स्कीम है आपकी। चलिए, नेक्स्ट न्यूज आइटम इज रिलेटेड टू पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, है ना, लेकिन आइदर इट शुड बी पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा यूएसए, है ना। एनीवेज दैट इज अ पार्ट ऑफ द जोक। सो यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी क्या किया था, हाल फिलहाल में 100 डेज का रीडिंग कैंपेन लगाया था, एंड दिस कैंपेन was launched in collaboration with National Education Policy of 2020, जिसके अंदर बच्चों को क्या किया जाएगा, बुक्स दी जाएंगी ताकि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में उनको पढ़ सके। गेटिंग माई पॉइंट? सो लाइब्रेरी ग्रांट फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स टू इंस्टिल रीडिंग हैबिट्स अमंग द चिल्ड्रंस, बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स को मतलब डेवलप करने के लिए ये जो स्कीम लॉन्च करी गई। सो अगर आप ये देखो, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अगर आप बात करो इसके अंतर्गत, सो इस कैंपेन में फोकस किस पे ऊपर होगा, उन बच्चों के ऊपर जो कि स्टडी कर रहे हैं बाल वाटिका से लेके ग्रेड 8। सो यहाँ पे 100 डेज का, दैट इज 14 डेज का अप्रोक्सीमेटली प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। इसके अलावा 1 एक्टिविटी पर वीक पर ग्रुप, एक एक्टिविटी जो है पर वीक पर ग्रुप जो है ग्रुप को दी जाएगी, किसके लिए, ताकि वो जो रीडिंग है उसको अच्छे से कर सके, इसके अलावा वो रीडिंग को मजे मजे में भी कर सके, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इन लाइन विद व्हाट, दिस इज इन लाइन विद कि उनका लिटरेसी नॉलेज, उनकी न्यूमेरिकल नॉलेज भी इंक्रीज हो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती है ज्यादा, बस पास कर लिया वो अलग बात है, ठीक है। सो दिस शुड नॉट बी देयर, क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर एक आता है कहीं पढ़ो अपनी भाषा में, सो रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा आपको पता होगा इंटरनेशनल मदर टंग डे कब बनाया जाता है, मतलब वैसे ही बहुत ज्यादा डिटेल में न्यूज हो जाएगी कि कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बट मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस डेट को डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट, एंड इसको बनाया जाता है basically 21st of February, and this day has been intentionally chosen. Why it has been intentionally chosen? Because it commemorates a long struggle by Bangladesh to protect its मदर लैंग्वेज बांग्ला। अपनी जो मातृभाषा बांग्ला थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्लादेश काफी सालों तक लड़ा, एंड उस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ कि इट फाइनली सक्सीडेड। सो इसको ये जो सुजेशन था ये स्ट्रगल करने का, ये सुजेशन आपका दिया गया था, एक बांग्लादेशी थे जो कि कनाडा में रहते थे जिनका नाम था रफीकुल इस्लाम, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में दिया था कि आप इस तरह की मूवमेंट को लॉन्च करिए, इतनी डिटेल में नहीं करना बट थोड़ा सा आइडिया हो तो ठीक रहता है ना। नेक्स्ट, ये न्यूज तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में आती है, अनीमिया मुक्त भारत, है ना, बिकॉज आजकल जो वुमेन है उनमें बहुत सारी लेडीज में बिकॉज ऑफ एनीमिया प्रॉब्लम दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे उन वुमेन जिनका ब्लड ग्रुप 12 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है,
जिन चाइल्ड का ग्रुप 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, जिन मैन का ग्रुप जो है वो 13 डेसीलीटर से कम है, दिस इज ऑल लेस। सो इन सबको क्या बोला जाता है, दे आर ऑल नोन एज कि वो एनीमिया से पीड़ित है, एनीमिक, राइट, क्लियर बात। सो यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत की अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, सो इसको अडॉप्ट किया गया था 2018 के अंदर, ठीक है, ताकि एनीमिया के केसेस को रिड्यूस किया जा सके बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर, क्योंकि यही बढ़ती उम्र के बच्चे जो हैं आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। क्लियर है? इसके लिए उन्होंने 6x6x6 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी। उन्होंने बोला कि 6 हमारे पास पॉपुलेशन ग्रुप हैं, 6 तरह से हम उसमें इंटरवीन कर सकते हैं और 6 तरह के ही हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होने चाहिए इसको डील करने के। जैसे कि 6 तरह के इन्होंने पॉपुलेशन ग्रुप कौन कौन से बोले, ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से लेके 59 मंथ्स है। आपको डिटेल में नहीं याद करना, बस आपने 6x6x6 की स्ट्रेटजी याद रखना। नेक्स्ट कम्स द चिल्ड्रन, पहले चाइल्ड बोलते हैं 6 to 59 मंथ्स, चिल्ड्रन बोलते हैं 5 to 9 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले ही यूज की है, दैट इज एडोलेसेंट। टेन to 9 years. Then comes pregnant women, lactating women, and the last one is women of reproductive age. (15 to 49 years. ठीक है। सो यहाँ पे these groups, these are what? These are the 6 population group जिनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा इनकी 6 जो इंटरवेंशन है उनकी बात करें तो वो क्या है, सबसे पहली है फोलिक एसिड सैंपल देने, नेक्स्ट डिवॉर्मिंग करना, बिकॉज कई बार ना वॉर्म्स आपकी बॉडी में कीड़े होते हैं ना जो, वो भी आपकी बॉडी को काफी खत्म करते हैं। नेक्स्ट ईयर अराउंड बिहेवियर देखना, स्मार्ट माइंड इंक्लूडिंग इंश्योर्ड डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, इसमें इतना याद रख लेना। उसके बाद जो है 1 साल तक उसका प्रॉपर देखना कि क्या उसके अंदर सब चीजें सही हैं। नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ एनीमिया, एनीमिया को टेस्ट करना कि कितना एनीमिक है वो। नेक्स्ट मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड, अरे आपके फूड में भी तो फॉलिक एसिड और आयरन होना चाहिए ना। इसके अलावा एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया। देखो कई बार आप ऐसी जगहों पे रहते हो जहाँ पे मान लीजिए मलेरिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या फिर हेमोग्लोबिनोपैथोसिस नाम की एक बीमारी है, उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सो इस तरह के एरिया में रहने से ना वो सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके कारण एनीमिया होता है। तो इसके कारण क्या बोला उन्होंने कि इसको हम टैकल करने के लिए यहाँ पे चीजें यहाँ पे इंश्योर करें। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आया ना? और इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है आपका, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कि 6 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इन्वॉल्व। सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस के बीच में कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, दैट इज इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। सेकेंड थिंग अंडर इट इज नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट। थर्ड नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल। नेक्स्ट सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करके काम करें। उसके बाद ये मेडिसिन देना है तो सप्लाई चेन भी बढ़िया होनी चाहिए ना। सो स्ट्रेंथनिंग
सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। 6 पॉइंट, एनीमिया मुक्त भारत के लिए एक डैशबोर्ड बनाओ ताकि इसकी वेबसाइट पे कोई भी जाए तो इस पे काम कर सके। एंड डिजिटल पोर्टल, सो इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस वन स्टॉप उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा सरकार ने कौन कौन सी मेजर्स लिए इस प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए? सबसे पहले एनीमिया मुक्त भारत ट्रेनिंग टूल किट। अब ये ट्रेनिंग टूल किट क्या करेगी, यहाँ पे ट्रेनिंग टूल किट जो है उससे पता लग, उससे वो ट्रेन करेगी लोगों को कि किस तरह से वो अपने आप को एनीमिया से मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को क्यों किया गया है? ताकि ऐसे मदर्स को ट्रेस करना जो कि आपकी प्रेग्नेंट लेडीज एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। नेक्स्ट, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स फॉर एनीमिया, उनकी स्कैनिंग करनी। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ एंटी नेटल केयर, ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी वुमेन्स को आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाएंगी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्पेशल एंटी नेटल चेकअप होगा उसका ऑन 9th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 9वीं तारीख को उसका चेकअप होगा। क्यों? क्योंकि यार आप खुद सोचो ना कि दैट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, दैट लेडी इज प्रेग्नेंट एंड एनीमिया इज वन ऑफ द कॉज की मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है, सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ब्लड बैंक्स। सो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या फिर ब्लड स्टोरेज यूनिट्स हैं उनमें क्या करना है, यहाँ पे उनमें ब्लड बैंक्स जो है वो यहाँ पे बनाए जाए। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो आगे करें। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। Just a second. Okay. Now what will be there under it? पहले गार के बारे में सुना है, अब आ गया आपका सार, है ना। सो दिस विल बी अंडर विच मिनिस्ट्री, नाम ही बता रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये जो प्रोग्राम है इट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का मिनिस्ट्री है। इसके अलावा इसके अंदर आपका एक इंस्टीट्यूशन है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर्स। इन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया और बोला है कि हम लोग इसके तहत क्या बनाएंगे, वी विल, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द स्मार्ट सिटीज, ठीक है। सो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, स्मार्ट सिटीज की स्थापना की जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, सो एक मिनट यहाँ पे आ जाओ, तो इसी डायग्राम। सो कैन यू सी कि इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि इस प्रोग्राम के अंदर व्हाट वी विल डू, वी विल मेक 15 प्रीमियर प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स। अब ये इनका काम क्या होगा, इंस्टीट्यूट्स हैं तो इनका काम क्या होगा, ये दिमाग लगाना किस तरह से आप स्मार्ट सिटीज का बढ़िया तरीके से निर्माण कर सकते हो। सो प्रॉपर सारा का सारा जो भी डॉक्यूमेंट का काम है वो आपके इंस्टीट्यूट्स कैरी आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्या बनाएंगे, दिस विल मेक 47 स्मार्ट सिटीज एंड 75 केस स्टडीज। सो यहाँ पे 75 केस स्टडीज होंगी जो कि आपकी 47 स्मार्ट सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन। और यहाँ पे जो 75 केस स्टडीज है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 76 ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे दैट आर इनोवेटिव, एंड दीज प्रोजेक्ट्स विल बी व्हाट, दिस प्रोजेक्ट्स विल बी अर्बन प्रोजेक्ट्स। ये इनोवेटिव होंगे, मल्टी सेक्टोरल होंगे, ठीक है। एंड वाई 75 इज चूजन, बिकॉज आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, समझ में आई बात। सो इसके अंदर जो भी आपके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस है वो कौन कौन सी हैं, IIT रुड़की, सेंटर फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग
एंड टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, जामिया मिलाई इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल. So these are important. We have mentioned about National Institution of Urban Affairs. So what is it? So basically this is located in New Delhi, जिसकी स्थापना established हुई था 1976 में. And this is what autonomous body. ऑटोनॉमस है इसका मतलब क्या कि अपना ये किसी मतलब अपना डिसीजन खुद लेती है. एंड दिस इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. इसका काम क्या है? रिसर्च, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना कि किस तरह से आप अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कर सकते हो. इस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने, ताकि अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट यहाँ पे करी जा सके. Are you getting my point? Clear है इतनी बातें? चल. Coming to the next portion, next part, that is visas for आयुष therapy. आयुष सबको पता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ what is the full form of आयुष. So PM मोदी ने, देखो यहाँ पे मोदी जी ने क्या किया है, एक इनॉग्रल सेशन लिया है कि जो आयुष है उसको हम क्या करेंगे, उसको प्रमोट करने के लिए वी आर मेकिंग व्हाट, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल. इसके अंदर क्या होगा, इस मॉडल के अंदर स्पेशल वीजास जो हैं वो ग्रांट किए जाएंगे उन लोगों को जो कि इंडिया ट्रेवल करना चाहते हैं आयुष थेरेपी लेने के लिए. सो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन टू प्रमोट द आयुष थेरेपी. सो यहाँ पे नेशनल आयुष मिशन की क्रिएशन की गई थी. एंड इस नेशनल आयुष मिशन को हैंडल करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री की भी क्रिएशन की गई थी जो कि आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ डीलिंग करेगी. नेशनल आयुष मिशन की बात करो, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री थी उसके अंतर्गत आता है, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था. क्या मकसद था इसका, कि यहाँ पे इसका जो मकसद था, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का लाभ सबको हो एंड दैट टू थ्रू द कॉस्ट इफेक्टिव वे. एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए. इसके बाद क्वालिटी के ऊपर स्पेशली फोकस किया जाए कि जो क्वालिटी हो आयुष ड्रग्स की वो बहुत बढ़िया. एंड दीज ड्रग्स शुड बी इजीली अवेलेबल. सो दीज आर द सर्टन थिंग्स. अब हाल फिलहाल में इसमें जैसे कुछ चेंजेस किए गए हैं. क्या क्या चेंजेस किए गए हैं हाल फिलहाल में, जैसे कि इन्होंने एक नई कैटेगरी अनाउंस की, आयुष आहार. आहार से ही पता लग रहा है दैट इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू फूड. सो इसको किसने लॉन्च किया गया होगा, FSSAI. किस लिए, ताकि हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को प्रमोट किया जा सके. ठीक है. इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा. ठीक है, जो कि आपका क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन के सिस्टम को इनकरेज करेंगे. नेक्स्ट व्हाट इज बीइंग डन, नीति आयोग ने सुजेस्ट किया है कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं वो लोग बेसिकली आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन देंगे और जो भी आपके आयुष के प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर एक आयुष का मार्क लगा. सो इससे क्या होगा, आयुष का मार्क लगा होगा तो उसकी ऑथेंटिसिटी को डिलीवर करेगा. बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. बिकॉज बहुत सारे देखो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है तो कहाँ से बना होगा, पेड़ पौधों से. सो ये आपके नेचुरल सब्सटेंसेस से डिराइव्ड होते हैं, जैसे कि एस्पिरिन. एस्पिरिन सिरदर्द की दवाई होती है, बार्क ऑफ विलो ट्री. देन वी हैव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि आपकी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए दी जाती है. वाइल्ड याम प्लांट से बच्चों में कैंसर को रोकने के लिए रोजी पेरिविन ट्री का यूज किया जाता है. सो जितने ज्यादा ट्रीज कटेंगे उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होगा ना, क्यों, क्योंकि उतनी तेजी से ट्रीज यहाँ पे प्लांट थोड़ी किए जा रहे हैं. सो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात? चलिए
मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू पॉश एक्ट। पॉश एक्ट नाम से ही पता लग रहा है किससे रिलेटेड होगी, वुमेन से रिलेटेड, कि जो उनकी सेक्सुअल हरासमेंट होती है ना। सो व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड वुमेन फ्रॉम sexual harassment. So here this act was created in 2013 ताकि वुमेन पे वर्क प्लेसेस में सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। ठीक है, समझ में आया? ओके। सो यहाँ पे ना एक केस था जिसके बारे में पहले मैं बता दूं आपको। द केस वाज स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये आपका 2018 का केस था। इस केस में उन्होंने क्या बोला था, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इन्होंने बोला था कि इस केस की जो भी आपकी ब्रॉडकास्टिंग है वो लाइव होगी। एंड यू नो जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग की बात करते हो, सो दिस राइट स्ट्रीमिंग इज अ पार्ट ऑफ राइट टू असेस जस्टिस। ये आपका पार्ट होती है राइट टू असेस जस्टिस का, विच इज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सो यहाँ पे लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट जो है, इट मेंट टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द वुमेन अक्रॉस, चाहे वो फॉर्मल है चाहे वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, दोनों में वुमेन की हरासमेंट को प्रिवेंट करने की यहाँ पे बात करी जाती है। A woman who has experienced harassment can directly launch a complaint। जिस भी वुमेन ने हरासमेंट फेस की है वो डायरेक्टली यहाँ पे कंप्लेंट को लॉन्च कर सकती है। वो साथ के साथ एफआईआर कटेगी। उसके बाद जो भी कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट होगी उसको सिर्फ और सिर्फ वुमेन ऑफिसर ही रिकॉर्ड कर सकती है, या फिर अगर वुमेन ऑफिसर नहीं है तो वुमेन पुलिस होगी। ठीक है? सो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि जो भी आपका यहाँ पे पर्सन है, अगर उसने पैनल मेंबर के सामने भी वो चीज रखी है लेकिन पैनल मेंबर ने उस चीज को सुना नहीं है, तो पूरे के पूरे पैनल मेंबर पे भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। सो दिस एक्ट इंक्लूड्स अनवेलकम रिमार्क एंड एक्शंस, फिजिकल एडवांसेस, सेक्सुअल फेवर्स डिमांड, लीव्ड जोक्स जो है वो सब अनलॉफुल। जो भी कंप्लेंट है वो 30 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर अंदर फाइल होनी चाहिए। इसको देखता कौन है? इट इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंक्वायरी 90 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। सो दीज आर द थिंग। इसके अलावा एक और चीज भी है यहाँ पे, दैट इज शी बॉक्स। शी बॉक्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जो है वो लॉन्च किया, जिसका काम क्या है? ये बेसिकली आपका प्रोवाइड करता है क्या? सिंगल विंडो असेस टू एवरी वुमन। कि जो भी आपकी वुमेन है वो एक सिंगल विंडो के थ्रू अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करा सके। ठीक है? चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज, चाहे प्राइवेट में चाहे पब्लिक में, ताकि जो भी सेक्सुअल से रिलेटेड उनकी कंप्लेंट है सेक्सुअल हरासमेंट से, वो उसको फाइल करा सके। ठीक है? नेक्स्ट, दिस इज वेरी गुड जजमेंट व्हिच हैज केम, दैट इज ट्रांसजेंडर्स टू गेट सेपरेट जेल वार्ड्स। क्यों भैया? उनकी भी तो राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी है ना, तो उनको अलग से जेल क्यों नहीं देना चाहिए? अलग से बिल्कुल जेल वार्ड उनके लिए रखने चाहिए। सो यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे बेसिकली आपका जो भी एडवाइजरी भेजी गई थी प्रिजन के हेड को, सो उसी के आधार पे यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि जो भी आपका ट्रांसजेंडर है उसकी अलग से एक राइट है, दैट राइट इज सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी राइट। मतलब उसकी अलग से कहते होते हैं ना हम, एक पहचान है। सो यहाँ पे उनको अलग से, यहाँ पे उनको कैप जो है आपका जेल देना चाहिए, अलग से एक वार्ड देना चाहिए। बिकॉज मेल्स वाले अगर प्रिजन में रखते हो वहां पे उनके साथ जो है अच्छा सलूक नहीं करता, फीमेल वालों में रखते हो उसमें नहीं अच्छा होता। सो यहाँ पे जब भी पर्सन जो है
एडमिशन होगा उसका जेल के अंदर, सो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ये चेक करने के लिए कि एक्चुअल में दैट पर्सन इज अ ट्रांसजेंडर और नॉट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लिया जाए। According to the National Crime Record Bureau, 70 transgender prisoners in the jail across the country. 70 transgenders ऐसे हैं जो कि जेल में हैं in 2020. As per 2011 census, population transgenders की approximately 5 लाख है। सबसे ज्यादा यूपी में है, followed by आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र and बिहार. And this is a good thing also. So यहाँ पे this act has been amended under the Prisons Act of 1894. So Prison Act of 1894 that is related to trans persons, वो क्या बोलते हैं? First, this is a central legislation. ठीक है, जो कि आपका क्या बोलता है कि पहले तो सबसे पहले आपको जो भी पर्सन सिविल लॉ को उल्लंघन किया है या फिर जो पर्सन जिन्होंने क्रिमिनल लॉ का उल्लंघन किया, उन दोनों को पर्सन को भी साथ में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। सो सेकेंड थिंग इज ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पर भी सेक्सुअल माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कॉमन सी बात है ना, 1894 में आया था ये। ठीक है, सो ये आपका वुमेन को मैन, फीमेल, यंग है या ओल्ड है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते। अगर आप नालसा के यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये यंग ऑफेंडर्स, जेंडर बाइनरी, अंडर ट्रायल्स, कन्विक्ट, सिविल प्रिजनर्स के आधार पे उसको करते हैं। इसके अलावा अगर आप नालसा जजमेंट की बात करो, सो नालसा जजमेंट जो थी जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे रही थी ट्रांसजेंडर्स को, आर्टिकल 14, 15, 21 के तहत उन्होंने ट्रांस प्रिजनर्स की बात की थी कि इस ट्रांस प्रिजनर्स जो हैं उसको स्टेट को सोचना चाहिए कि क्या ट्रांसजेंडर्स को अलग से यहाँ पे जेल वार्ड देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, बिकॉज प्रिजन इज व्हाट, प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। याद रखना कि प्रिजन किस तरह का सब्जेक्ट है, प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम दैट इज रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, दैट इज नीट। सो नीट का नया वर्जन आया, नीट 3.0 है ना, जैसे गेमिंग में आता है वैसे नीट में भी आया। सो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा ज्यादा बढ़िया तरीके से फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि लोग 10वीं तक एजुकेशन ले लेते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते। So this is an initiative of Ministry of Education. 12 lakh NEET EdTech free courses कूपन जो हैं जिनकी वर्थ 250 करोड़ के तहत है, वो सोशली एंड बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन को दिए जाएंगे। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ने अर्ज किया है AICTE को ताकि वो बहुत सारे कोर्सेज को इंटीग्रेट करें नीट के साथ और मिशन क्या रखे, स्किल इंडिया मिशन। इससे क्या होगा, दिस इज विल हेल्प इन स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 2019 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने नीट प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था, जिसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी कौन सी, AICTE। दिस इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जो मॉडल है वो क्या है, दैट मॉडल इज PPP मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो है वो मिलके काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि बढ़िया टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेके आने एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए इंडिया में, एंड स्पेशली हियर द टारगेट विल बी ऑन इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो इफ आई टॉक अबाउट टारगेट, सो टारगेट इज व्हाट, सो टेक्नोलॉजीज को सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसके लिए, फॉर कस्टमाइज लर्निंग एंड ई कंटेंट के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी। देखो ऑनलाइन आपको एक्सेस मिल रहा है बहुत सारे सोर्स, तो फायदा है ना, तो वो चीज करी जाएगी। इसके बाद अगर मॉडुलस ऑपरेंडी की बात करो, मॉडुलस ऑपरेंडी, सो यहाँ पे गवर्नमेंट फ्री कूपन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्लियर है, ताकि बच्चे इजीली अपनी एजुकेशन का ले सके। So coming to the next news item, that is intensified mission Indradhanush 4.0.
सो गाइस, टॉकिंग अबाउट दिस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, तो अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस साइंस एंड टेक की देखी, उसमें मैंने आपको बताया था ये चीज़, ठीक है। सो इसमें आपके पास बहुत सारी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स हुई थी, जैसे कि सबसे पहले जो आपके पास हुई थी 4.0 से पहले, दैट वाज इन 1978, जब आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP लेके आया। सो ये जो आपका प्रोग्राम लेके आया गया था, ये आपका था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन। इसका काम क्या था कि जो इम्यूनाइजेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। 1985 में इसके अंदर कुछ आपके वैक्सीन जो हैं उसको ऐड करा गया, ठीक है। किस लिए ऐड किया गया? ताकि जो भी आपके चिल्ड्रन हैं प्लस जो भी आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको कुछ बीमारियों के लिए वैक्सीन दिए जाए। सो ओरिजिनली 7 थे, बाद में इसमें 5 और ऐड किए। सो कौन कौन से थे? डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जैपनीज इंसेफेलाइटिस लेटर था, रोटा लेटर था, उसके बाद आपका निमोकोकल लेटर था, मिसल्स लेटर, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स विच वर इंट्रोड्यूस, ठीक है। और यहाँ पे जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस था और जो आपका हेमोकोकल इन्फ्लुएंजा था, ये बेसिकली आपका सारी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं था, दीज टू वर इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। कुछ ही फ्यू सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये चीज थी। उसके बाद जो है इसी का एक नया पापा जी आए, इसका नया वर्जन आया, जिस लेटेस्ट वर्जन का नाम था मिशन इंद्रधनुष। सो यहाँ पे कुछ सालों में ये देखा गया कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो रेट था वो कम हो गया था। सो इंक्रीज इन इम्यूनाइजेशन कवर हैड स्लो डाउन एंड इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 1% पर एन। मतलब अब बीमारियां भी बढ़ रही थी समय के साथ साथ, और ये देखा गया अब और ज्यादा वैक्सीन लोगों को कवर करने की जरूरत है। सो ज्यादा कवरेज देने के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया 2015 में, जिसने एम किया कि 90% तक वो क्या करेगा, लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाएगा। सो यहाँ पे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी इसको रखा गया अंदर ग्राम स्वराज अभियान एंड एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान भी। अगर आप अपने गांव का भला चाहते हैं तो आप अपने लोगों को बोलिए कि वो वैक्सीन लगवाएं। Then comes इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को 2017 में लॉन्च किया गया, जिसमें ज्यादा फोकस किसके ऊपर था? अर्बन एरियाज, ताकि जो भी मिशन इंद्रधनुष के कारण गैप रह गया उनको यहाँ पे फुलफिल किया जाए। सो यहाँ पे इसने इंश्योर किया 90% से ज्यादा लोगों तक कवरेज पहुंची जाए बाय 2020। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जब नहीं कुछ हो पाता तो वो नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है हम एक काम करते हैं, अब इसको जो है एक नया इसका वर्जन जो है उसको तैयार करते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। सो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.05 की बात करें, सो ये 25 साल हो गए थे पल्स पोलियो प्रोग्राम चलते हुए, तो उसी की यादगार में बनाया गया कि 25 साल हो गए। और इसने 90% की जगह फुल कवरेज की बात करी इन 272 डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इट शुड बी 100% एंड इन अदर डिस्ट्रिक्ट इट शुड बी 90% विच इज टॉक्ड अबाउट। उसके बाद इसके नए पापा जी आए। नए पापा जी जो थे वो क्या थे? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। ये 2021 में लॉन्च किया गया। इसमें जो फोकस था वो चाइल्ड पे था और प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर था, जिन्होंने कोविड-19 की डोजेस जिनको वैक्सीनेशन की नहीं लगी। अब खुद सोचो ना, 2021 में था। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे एरियाज जिनका जो लोग वैक्सीन नहीं ले पाए क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, उन लोगों को वैक्सीन प्रदान करना। नेक्स्ट आ गया आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0, जो कि अभी आया। सो यहाँ पे ये इंश्योर करेगा रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज जो है वो अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन तक पहुंचे। मतलब जहां पे वो रीच नहीं कर पा रहा वहां पे वो करे। इसके अलावा चिल्ड्रन अप टू 2 years विल बी कवर्ड अंडर दिस ड्राइव, वो भी इसमें कवर, ठीक है।
क्लियर है? सो जो भी गैप्स आपके बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्रिएट हुए, उन सब गैप्स को फुलफिल करके एक नई उमंग लोगों में जगाई जाएगी दैट यू आर फुली वैक्सीनेटेड। सो इसके अंदर 3 राउंड्स कंडक्ट किए जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना कितने होंगे कितने नहीं होंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी उनको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस इतना याद रखना है आपको, इसके अलग अलग वर्जन के अंदर हर वर्जन में क्या था, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, दैट इज नई रोशनी स्कीम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है नई रोशनी स्कीम, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पहले स्टार्ट हुई थी। टू एम्पावर एंड इंस्टिल द कॉन्फिडेंस इन हुम, इन द वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा करी गई है। सो यहाँ पे वुमेन्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि उनको एम्पावर किया जाए। व्हाट इज एम्पावरमेंट? स्टूडेंट्स, जब भी आपके दिमाग में शब्द आते हैं एम्पावरमेंट, उससे आप क्या समझते हैं? एम्पावरमेंट का मतलब होता है जब आप अपने जिंदगी के निर्णय खुद ले सके। सो यहाँ पे वुमेन को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है ताकि वो अपनी जिंदगी के निर्णय खुद ले सके। सो ये आपकी सेंटर के द्वारा चलाई गई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपका होमवर्क है कि आपको मुझे बताना है सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, जब वुमेन को एम्पावर किया जाएगा, सो डोंट यू थिंक कि वुमेन व्हेन दे विल बिकम एम्पावर, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एम्पावर्ड, I can take my own decision. I have the right to take my own decision. Every woman have the right to take their own decision. But the problem is since they are not empowered, तो उनको सोचने समझने में टाइम लग जाता है। So empowerment से क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, 2012-13 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी बाय हुम, फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ध्यान रखना क्योंकि नाम हटके है मिनिस्ट्री का। इसके अंदर क्या होगा, 6 डे नॉन रेजिडेंशियल 5 डे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा कि अगर कोई वुमेन वहां पे रह के सीखना चाहती है 5 दिन का, अगर अपने घर से सीखना चाहती है तो 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पे वो चलाया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। सो यहाँ पे स्पेशली जो सबसे पहले फोकस होगा, सिंस द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, सो सबसे पहले जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, ऐसी वुमेन के ऊपर होगा जो कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है। ठीक है, समझ में आई? एंड दोज लाइज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 ईयर्स, क्योंकि यार 65 ईयर्स के ऊपर तो यार रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है ना। इसके अलावा स्कीम जो है वो हैंड होल्डिंग ऑफ ऑल द बेनिफिशरीज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months आफ्टर द ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग के अंदर जो सबसे पहले जो वुमेन को क्या कुछ सिखाया जाएगा, उनको बताया जाएगा उनके हेल्थ एंड हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे विल बी टोल्ड अबाउट व्हाट आर देयर लीगल राइट्स। वुमेन को उनकी फाइनेंशियल राइट्स के बारे में अवेयर किया जाएगा। सो फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ पे उनकी प्रमोट करी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करी जाएगी उनके अंदर कि वुमेन जो है डिजिटल माध्यम से भी अपनी अर्निंग कर सकती है। देन इट विल टॉक अबाउट स्वच्छ भारत, उनके अंदर लाइफ स्किल्स एंड ऑल डेवलप करना। सो दीज विल बी द थिंग्स दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड ओवर हियर। एंड ये भी एश्योर किया जाएगा कि वुमेन को 12 महीने तक जो भी सपोर्ट की जरूरत है वो भी यहाँ प्रदान करी जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, दैट इज द स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सबने सुना होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे हुआ क्या है, हाल फिलहाल में जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो वर्क कर रही है ताकि जो भी आपके पास सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से डेटा आया है उन सारे बेनिफिशरीज को इंटीग्रेट किया जाए इनटू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और फिर इसके थ्रू उसको इंटीग्रेट किया जाए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यहाँ पे ट्राई कर रही है कि जो भी आपका सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से डेटा आया है उसको इंटीग्रेट किया जाए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ, ताकि लोगों को राशन कार्ड के थ्रू राशन मिल जाए और फिर उसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी वो बेसिकली आपका अवेल कर पाए।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर हम यहाँ पे बात करते प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, सो ये आपका इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं टू अप्रोक्सीमेटली 10.7 करोड़ पुअर पीपल इन द इंडिया। सो इसके अंदर जो है एनुअल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज जो है पर फैमिली पर ईयर जो है दिया जाता है, ठीक है, पर फैमिली है, पर ईयर, इतना याद रखना। इसके अंदर आपका हॉस्पिटल का खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, प्लस जो भी आपका मेडिकल का खर्चा है उसको यहाँ पे लिया जाता है। मतलब सारा का सारा खर्चा जो है, ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए तब उठाएगा ना, हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल का खर्चा जो है फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर में उठाया जाएगा। और जो भी हाउस होल्ड है उसको किस माध्यम से सिलेक्ट किया जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। सो यहाँ पे दिस इज अ प्रोसीजर जो इस स्लाइड में दे रखा है, इसको रीड कर लेना, इतना कुछ खास जरूरत है नहीं। सो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज मैंडेटेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी व्हाट इट इज डूइंग, ये प्रपोजल सबमिट कर रही है ताकि फेयर प्राइस शॉप्स और राशन शॉप्स को वो इस स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक करें और उसके बाद उनको मदद करें बताने में कौन कौन से आप बेनिफिशियरी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा ये आपका एडिशनल एवेन्यू भी प्रोवाइड करने की बात करता है बेनिफिशरीज को विद कॉमन सर्विस सेंटर फॉर कार्ड क्रिएशन, कि एक ही जगह पे उनका कार्ड भी क्रिएट हो जाए, उनको यहाँ पे नॉलेज भी मिल जाए। इसके अलावा कॉमन आइडेंटिटी एनेबलर होगा, दैट इज आधार। पता है ना कि आधार जो है दैट इज द थिंग। ठीक है, समझ में आई? चलिए बात करते हैं अगली स्कीम की, एक्सलरेट विज्ञान स्कीम। सो एक्सलरेट विज्ञान स्कीम जो है, विज्ञान मीन्स किससे रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से आप अपने विज्ञान को बढ़ावा दे सकते हो। ठीक है भैया, विज्ञान भी तो बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। सो यहाँ पे साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड ने इस स्कीम के बारे में जो एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है कि किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसमें क्या होगा, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर काम किया जाएगा, इसके ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, कैसे उसमें करियर एस्टैब्लिश किया जा सकता है, उसके बारे में बात करी जाएगी। सो इससे क्या होगा, आपका रिसर्च बेस जो भी है कंट्री का वो वाइडन अप होगा। 3 ब्रॉड गोल सेटिस्फाई होंगे, कौन कौन से, कंसोलिडेशन, एग्रीगेशन, initiating high and orientation workshops and creating opportunity for training and skill. So these things will be integrated into it. इसको implement कौन करेगा, इसको implement करा जाएगा by interministerial overseeing committee के द्वारा। अब हम सबसे पहले इसके component की बात करते हैं जिसका नाम है अभ्यास। अभ्यास का काम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्टन अप करना कंट्री। सो इसके लिए क्या करेगा, जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पे पोटेंशियल को इन्हांस किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स है, कार्यशील एंड वृत्तिका। कार्यशील में क्या होगा, बहुत ही एक ऐसी वर्कशॉप्स प्रोवाइड करी जाएंगी जहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज किया जाए। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है आपकी इंटर्नशिप्स कराई जाएंगी। Then the next what we have is सम्मोहन। सम्मोहन जो है बेसिकली दिस इज व्हाट, ये आपका सम्मोहन, विज्ञान में मोहित होना है ना, दैट इज रिलेटेड टू इट। सो यहाँ पे इसका काम क्या है, सारी की सारी जो भी साइंटिफिक इंटरेक्शंस हो रही है कंट्री की, उनको क्या करना, एक कॉमन रूफ के अंदर करना। सो इट एम्स टू इनकरेज aggregate and consolidate all scientific interactions in the country under one roof.
इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्वांजिका एंड संगोष्ठी। स्वांजिका जो है आपका एक ओपन एंडेड प्रोग्राम है, जो कि आपका जिसके अंदर जो भी आपकी आप एक्टिविटीज कर सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसको लिखा जाता है। इसके अलावा ये भी लिखा जाता है इसमें से सरकार कौन कौन सी एक्टिविटीज में मदद करेगी। और संगोष्ठी प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, पहले का है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर वो इंडिविजुअल्स बनाते हैं कि कौन कौन से इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स को आप यहाँ पे क्या सिखा सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज उनको यहाँ पे दी जा सकती है। क्लियर है बात? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट स्कीम दैट इज ऑपरेशन हट। यार यहाँ पे ना थोड़ा सा ही गलत हो गया, अहाट, सॉरी, ठीक है, हट अलग है, ऑपरेशन अहाट। सो ऑपरेशन अहाट आपका रेलवे पुलिस फोर्स का ऑपरेशन है। किसके लिए? आहट, है ना, आहट। आहट आता था ना, एक सीरियल आता था, वो डरावना सा सीरियल था। सो ये आपका क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है, ताकि आपको पता है बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग थ्रू रेलवे होती है, ताकि लोग डरे रेलवे से लोगों को लेके जाने के लिए, ट्रैफिकिंग करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पे टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिस हैज बीन सेट अप। और यहाँ पे अगर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होगी तो वो जाके चेक करेगी, तो उसको समझ में आ जाएगी, ओके दीज आर द इलीगल पीपल जिनको लेके जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रजिस्टर्ड 2200 केसेस फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस ऑन एन एवरेज ईच ईयर। आप सोचो कितने कम है, बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो कि रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। सो रेलवे इज द मोस्ट रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ट्रैफिकर्स। क्यों? क्योंकि प्लेन में लेके जाएंगे, बस में लेके जाएंगे, वहां पकड़े जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो ये सबसे बढ़िया है, सो इसीलिए इसको लेके आया गया। नेक्स्ट कम्स द विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति जो है इसका सेकेंड फेज बेसिकली आपका मतलब ये पहले से चलाया हुआ नया स्कीम नहीं है। सो इसको लॉन्च करेगा कौन? विज्ञान से रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। सो सेंटर इनकरेज स्टेम एजुकेशन। ये मत समझना स्टेम सेल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना दिमाग नहीं है सरकार के पास कि वो स्टेम सेल से रिलेटेड स्कीम चलाएगी अभी। सो दिस इज रिलेटेड टू साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, पहले टेक्नोलॉजी आना था फिर इंजीनियरिंग आना था, एंड द लास्ट वन इज मैथमेटिक्स। क्योंकि आपने देखा होगा गांव के बच्चों की ना मैथमेटिक्स और साइंस बहुत वीक होती है। सो किस तरह से उनको जो है उनमें ये चीज को बढ़ावा दिया जा सके, स्पेशली अमंग द गर्ल चिल्ड्रन। ठीक है, सो यहाँ पे विज्ञान ज्योति के अंतर्गत क्या होगा, जो भी आपकी ऐसी मेरिटोरियस बच्चियां हैं जो कि आपकी क्लास 9th to 12th स्टडी करती हैं, उनके अंदर उनको यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप्स एंड ऑल विल बी प्रोवाइडेड, ताकि वो अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू कर सके। बिकॉज बहुत बार होता है कि बच्चे जो हैं बच्चों को कंटिन्यू क्यों नहीं कराया जाता? बिकॉज ऑफ मनी क्रंच। सो वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग पेमेंट करेंगे, सरकार बोलेगी, बट आप इनको पढ़ाओ टिल PhD लेवल तक उनको यहाँ पे सहूलियत मिलेगी। सो इसके लिए उन्होंने नवोदय विद्यालय समिति का निर्माण किया है, जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड साइंस एंड टेक इनोवेशन पॉलिसी है, वो यहाँ पे ट्राई करेगी कि किस तरह से और ज्यादा वुमेन्स की एंट्री कराई जा सकती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा अगर आप बात करो कि DST के कौन कौन से वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, तो द फर्स्ट इज वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम में उन वुमेन्स की मदद करी जाएगी जिनके करियर में ब्रेक आ गया ड्यू टू एनी रीजन। नेक्स्ट इज इंडो-US फेलोशिप फॉर वुमेन इन स्टेम। जो भी आपकी वुमेन जो है इसमें रिसर्च करना चाहती हैं, उनको USA के अंदर भेजा जाएगा। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन दी वुमेन यूनिवर्सिटीज। सो यहाँ पे क्यूरी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा। नेक्स्ट, जेंडर एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स। नाम से ही पता लग रहा है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगा इन दिस। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स एंड ऑल विल आल्सो बी क्रिएटेड। Guys, talking about the next scheme, that is National Literacy Program, New India Literacy Program. So New India Literacy Program के अंतर्गत क्या होगा? This program has been launched for a time span of
5 years, 2022 से लेके 2027 तक इसको लॉन्च किया गया। सो इसका काम क्या है? इसका काम एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करना है कि जो भी एडल्ट एजुकेशन है, न्यू स्कीम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल अर्नस्वाइल एडल्ट एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 5 करोड़ बच्चों तक पहुंचना ताकि उनमें फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की नॉलेज हो। नॉन लिटरेट्स को कवर करना जो कि 15 साल की आयु से ऊपर है। ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम को यूज करना, और दिस वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद NICT एंड ऑल। सो यहाँ पे अगर आप बात करो कि दिस स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रन की है, दिस इज अ ऑनलाइन स्कीम जहाँ पे ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन वॉलंटियर्स को सिलेक्ट किया जाएगा ताकि वो फेस टू फेस मोड में क्या करें, लोगों को पढ़ाएं और यहाँ पे उनको एजुकेशन दे ताकि उनके अंदर स्किल्स इंप्रूव हो। आर यू गेटिंग? और यहाँ पे इनका ये उद्देश्य है कि एटलीस्ट 1 साल के अंदर 1 करोड़ बच्चों को यहाँ पे टारगेट किया जाए। क्लियर है? चलिए, इतनी बात समझ में आई। सो यहाँ पे अगर हम इसकी और थोड़ी सी इसके बारे में बात करें, एक मिनट, ये वाली स्कीम इसके अंदर नहीं है। दिस इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप की अगर आप बात करो, सो दिस नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2008-9 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है ड्यू टू वट एवर रीजन? आपको वहां पे रीजन और स्कॉलरशिप मेंशन करनी है, ठीक है। इसका काम है स्कॉलरशिप देना उन बच्चों को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं लेकिन दे आर वेरी गुड इन स्टडीज। सो यहाँ पे क्लास 8 के बाद वो बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाएं, इसलिए ये काम किया जा रहा है ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो इस स्कीम के अंदर हर साल 1 लाख जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि क्लास 9 से लेके वो 12वीं तक जो है बच्चे पढ़ सके। एलिजिबिलिटी क्या है? इकोनॉमिकली वीकर होने चाहिए, उनके पेरेंट्स की जो सैलरी होनी चाहिए दैट शुड नॉट बी मोर देन 3.5 लाख पर एनम। और स्कॉलरशिप कितनी दी जाएगी? 12,000 रुपए पर एनम, दैट इज 1,000 रुपीज पर मंथ। क्लियर है? नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्कीम दैट इज समृद्धि इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का इनिशिएटिव है समृद्धि इनिशिएटिव, जिसमें इनोवेट, इम्पावर एंड एक्सलरेट करने की वो बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे वो क्या करेंगे? सपोर्ट दी जाएगी एक्सलरेटर्स को ताकि स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जाए, उसके सोशल इम्पैक्ट को यहाँ पे चेक किया जाए, ठीक है। समृद्धि की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स and resources for innovative delivery of healthcare। ठीक है। सो ये स्कीम जो है किसके द्वारा अनाउंस की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा अनाउंस की गई। सो अगर आप इसकी बात करो कि इस स्कीम के अंतर्गत क्या है, सो इंडियन गवर्नमेंट, अकेडमी एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलप दिस स्कीम टू कंबाइन पब्लिक एंड फिलेंथ्रोपिक फंड विद कमर्शियल कैपिटल ताकि मार्केट बेस्ड जो है हेल्थ सॉल्यूशंस को यहाँ पे टारगेट किया जा सके। अगर बेसिक सी बात करें तो इसका काम क्या है? इसका काम है जो आपकी अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो दी जा सके Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में, एंड इसके अलावा रूरल एंड अर्बन एरियाज में। क्लियर है? इतनी की बस आप बात याद रख लेना, बाकी सब चीजें याद चाहे करो चाहे नहीं करो, कोई बात नहीं। अब ये जो स्कीम है, हाउ दिस स्कीम, क्या हो गया भैया इसको? How the scheme is different, how it is it different from समृद्धि प्रोग्राम? एक समृद्धि प्रोग्राम भी है, उससे कैसे डिफरेंट है?
जो समृद्धि प्रोग्राम है 2021 में उसको लॉन्च किया गया था ताकि इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स को बनाना, ताकि उनकी ज्यादा प्रोडक्ट्स की बिक्री। लेकिन यहाँ पे द थिंग्स आर डिफरेंट। समझ आ रही है बात की कहाँ पे डिफरेंस है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज कमिंग टू द जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस आपका 7 दिन बनाया गया है, 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका मिशन है वो आपका बनाया है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने, जिसके अंतर्गत क्या होगा, नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा, रिलेटेड टू, it will be related to what? It will be related to drugs and instruments because they are the things because of which our life is safe. तो उसी से related है। यहाँ पे प्रधानमंत्री, इन दोनों के बारे में जरा बात करते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात करो। यहाँ पे 2008 से बेसिकली इसने अपना क्या किया था, कैंपेन लॉन्च किया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ये जो कैंपेन था इसके अंदर क्या था कि हाउ वी कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन अमंग द पीपल, राइट। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे क्वालिटी मेडिसिन लोगों तक पहुंचानी, जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करना, मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस जगानी, एंड अगर हो सके तो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को जनरेट कराना। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्कीम दैट इज मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। इतना तो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। दिस मीन्स दिस विल बी रिलेटेड टू समथिंग दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। इस स्कीम की अगर बात करो, दिस स्कीम्स कम्स अंडर व्हाट, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने बोला है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम आपको इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, ताकि लोगों के अंदर जो सैलरीड क्लास पीपल हैं उनके अंदर क्या किया जाए, सेविंग के कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे सेपरेट स्कीम होगी जो कि गारंटेड मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एश्योर करेगी जो भी आपके नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर हैं उनको। नेक्स्ट, द एक्चुअल रिटर्न्स विल डिपेंड, ऑल्दो एक्चुअल रिटर्न्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि मार्केट सिचुएशन क्या है, बट दे विल मेक एश्योर कि एटलीस्ट उतने तो उनको ग्रांट हो। अब अगर आप बात करो किसकी, नेशनल पेंशन स्कीम की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि 2004 में लॉन्च करी गई थी PFRDA के अंदर। ठीक है, दिस स्कीम इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें उन्होंने एक ट्रस्ट भी एस्टैब्लिश किया। ठीक है, दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे जब भी कोई पर्सन इसके अंतर्गत अकाउंट ओपन करेगा, दैट इज NPS अकाउंट, एक पर्सन को एक नंबर मिलेगा जिसका नाम होगा परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, क्लियर है? दिस इज द थिंग। यहाँ पे लो कॉस्ट पे उनको फंड्स जो है वो अवेलेबल कराए जाएंगे, हर किसी में वो अवेलेबल कर सकते हैं। आपको इतना थोड़ा सा याद रखना है। लॉक इन पीरियड 7 साल का होता है, एलिजिबिलिटी 18 to 60 ईयर्स। पार्शली आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कब, 3 साल के ओपनिंग के बाद। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? उसके बाद ये सारे के सारे सिटीजन्स को, NRIs को, इंडियंस को, सबको अवेलेबल है। लेकिन याद रखना OCI एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है ये एलिजिबल नहीं। ठीक है, आपको बाकी स्कीम्स पता है कौन कौन सी हैं? थोड़ी सी 2-3 स्कीम्स के बारे में और जानकारी रखो, जैसे कि एक और स्कीम है स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। यहाँ पे दिस स्कीम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो मैंने कहा था ना, सैनिक जो हैं उनको यहाँ पे नहीं, लेकिन दे कैन गेट द कंट्रीब्यूशन थ्रू हिट। नेक्स्ट कम्स व्हाट? नेक्स्ट कम्स द भानी स्कीम। भानी स्कीम्स, भानी स्कीम जो है सिक्किम की है।
सिक्किम की है, लड़कियां ही बैठी हैं, तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, भानी स्कीम के अंतर्गत 100% असेस दिया जाएगा उनको फ्री सैनिटरी पैड्स का। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी आपकी स्कूल गोइंग बच्चे होंगे उनको यहाँ पे फ्री सैनिटरी पैड्स जो है वो दिए जाएंगे। बिकॉज बहुत बार होता है, बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी ना बहुत सारी वुमेन्स और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन को कमिट कर देते हैं। सो इसीलिए स्कीम को रन किया गया। It aims to curb the dropout from the school and raise awareness related to menstrual hygiene. So यहाँ पे जो स्कीम है इसके अंदर 2018 में इनिशिएट हुई थी इन कोलैबोरेशन विद whom सुलभ इंटरनेशनल, जहाँ पे वेंडिंग मशीन जो है वो इंस्टॉल करी जाए। हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों ने देखा हो, जैसे मॉल वगैरह जाते हो वहां पे भी वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करी जाती है। सो इसमें स्कूल्स के अंदर वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करी जाएगी कि अगर स्कूल में किसी को मान लीजिए पीरियड्स आ गए, सो दे कैन गो एंड वेंडिंग मशीन में वो कुछ कॉइन वगैरह डालें एंड दे कैन गेट द पैड। नेक्स्ट कम्स द स्वानिधि स्कीम। इसके बारे में तो बहुत बार बात की है ना, स्वानिधि से समृद्धि स्कीम। सो किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो स्वानिधि से समृद्धि स्कीम इसी का ही एक वर्जन है पीएम स्वानिधि का, जिसको लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या है, जो भी आपके वेंडर्स है, मैंने आपको बताया था ना, जो भी आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है वेंडर्स को देने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को देने के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ये काम करते हैं, उनकी इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट करें। ठीक है, सो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती है टू हुम, टू दी वेंडर्स। 125 स्टेट्स में लॉन्च किया गया था फेज 1 में। इट विल कवर 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स एंड देयर फैमिलीज। इसके अलावा सरकार के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं इसके लिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जन धन योजना, रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जनानी सुरक्षा योजना एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सो दे आर ऑल अंडर इट। ठीक है, क्लियर। चलिए, next coming to streets for people challenge. So this is again the initiative of Ministry of Urban Housing and Urban Affairs. So कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा हो। चलिए, सो ये आपका एक सिटी नहीं दिख रहा था, तो एक सिटी के लिए एक डिजाइन क्रिएट किया जाएगा, जो जितना बढ़िया डिजाइन बनाएगा उसको उतना बढ़िया प्राइस यहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे दिस स्कीम्स कम अंडर नर्चरिंग द नेबरहुड चैलेंज, जो कि 3 साल का इनिशिएटिव है, जो कि सिटीज की डेवलपमेंट करने के लिए, उसके अलावा ऐसे सॉल्यूशंस जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे उनके ऊपर काम करता है। ये सारी की सारी स्मार्ट सिटीज के लिए ओपन होगा विद मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन एंड कैपिटल्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज। सो यहाँ पे सिटीज जो हैं, जो भी इसके अंदर होंगी, दे विल रिसीव टेक्निकल असिस्टेंस और वो कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू दी सेहत सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ये सर्विसेज देने एंड टेली कंसल्टेशन करनी, दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया है कि जो भी लोग जो है होता है ना होम डिलीवरी देना उनको मेडिसिन की, केयरिंग फॉर आर्म पर्सनल एंड पर्सनल वेटरन्स। सो यहाँ पे क्या होगा, टेली मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी टू दी सर्विंग आर्म्ड पर्सनल वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। सो यहाँ पे हाउ दे कैन असेस इट, इसमें वो लोग जो हैं वो घरों से वेबसाइट पे एड्रेस करके इसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट कम्स द शेयर्ड पेरेंटिंग। शेयर्ड पेरेंटिंग क्या होता है कि आजकल आपको पता है कि होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हो रहा है। इस डिवोर्स के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, बच्चे को। बच्चे जो हैं, जैसे कस्टडी के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती है ना, वो कहते हैं मम्मी के पास रहना है, बच्चे को बोला था पापा के पास छोड़ दिया जाता है। सो दिस क्रिएट व्हाट, एक बच्चे का एक डेवलपमेंट नहीं हो पाता।
सो इसीलिए यहाँ पे जो है इस स्कीम को लेके आया गया है, दैट इज शेयर्ड पेरेंटिंग। इंडिया में नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बच्चे के लिए कितना बढ़िया हो अगर शेयर पेरेंटिंग हो जाए तो? So India is a signatory to United Nation Convention. So यहाँ पे उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार। So इसको जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट 2015 के अंदर लेके आया गया है। It means that the basis of any decision जो भी बच्चे के हित में है वो दोनों के द्वारा लिए जाए। क्लियर? So इतना आपको थोड़ा याद रखना। Next comes the Swachhta Startup Challenge. So this is the initiative of Ministry of Housing and Urban Affairs. इन्होंने in regulation with DPIIT, that is Department of Promotion of Industry and Internal Trade, and one more, that is French Development Agency. इन तीनों की मदद से इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इस स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया। सो यहाँ पे अगर बात करो, सो दे विल प्रोवाइड सीड फंडिंग टू टर्न 25 लाख रुपीज एंड 1 years ऑफ कस्टमाइज्ड सर्विस टू ईच ऑफ द 10 सिलेक्टेड स्टार्टअप्स। यहाँ पे स्टार्टअप सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको 25 लाख रुपए प्रोवाइड करे जाएंगे। सो इससे बेसिकली होगा क्या? इंडिया के अंदर इनोवेशन का कल्चर जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्कीम, दैट इज इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह से आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में इनोवेशन का और बढ़िया तरीकों का यूज कर सकते हो। सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव, जिन्होंने 5th नेशनल अवार्ड जो है इसके लिए प्रेजेंट किए। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने इन अवार्ड्स को लॉन्च किया है एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल एजुकेशन ऑफिसर्स। सो जो आपका बेसिकली आपका NIEPA है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जो कि एजुकेशन को बढ़िया तरीके से कैसे रन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में सब जगह ये वर्क करता है। इसका काम क्या है? जो भी डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल है उसमें ऊपर इनोवेटिव मेजर्स को लेके आना और उनको प्रमोट करना। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट स्कीम इज भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। टैग अस, फीचर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। किससे रिलेटेड होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। आपको जो भी भाषा आती है, ठीक है, उसको एक सर्टिफिकेट के साथ अपलोड कर दीजिए, ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट से। सो इससे क्या होगा? कल्चरल डाइवर्सिटी, मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच विल प्रमोट भाषा संगम ऐप एज वेल, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड माई गवर्नमेंट ने मिलके बनाया है। सो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, सर्टिफिकेट लीजिए, अपनी उस सर्टिफिकेट के साथ सेल्फी को अपलोड कीजिए। बढ़िया नहीं है? चलिए, नेक्स्ट कमिंग टू, इसी के अंदर का एक इनिशिएटिव है, मतलब इसी के जैसा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सो इसके अंदर क्या है? सो ये जो इनिशिएटिव है आपका, इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2015 में, ताकि क्या करना, लोगों के अंदर कल्चर से संबंधित जो भी जागरूकता है उसको यहाँ पे बढ़ावा दे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। सो गवर्नमेंट ने एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है, दैट इज कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कब लॉन्च किया था? ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कब होता है वो बता दो जरा। सो यहाँ पे जो भी आपके एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जो कि 11 से 14 साल की लड़कियां, जो कि एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाती है या फिर एजुकेशन को बीच में छोड़ देती हैं, उनके बीच में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्कीम लेके आई गई। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये आपका एक तरह से पार्ट किसका है? पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, so as you can see, it is written that to work on the complete system for out of school girls,
ताकि वो बेनिफिट उठा सकें जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, जैसे कि स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, इन सब का वो स्कीम का फायदा उठा सके. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी. सो व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी? जो लेडीज की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. सो यहाँ पे एक WHO के अकॉर्डिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटरनल डेथ? It is the death of the woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy management. कि या फिर हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर बच्चे को डिलीवर करने के बाद डेथ होगी. एंड व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? जब आप चेक करते हो कि कितनी मैटरनल डेथ्स हो रही हैं पर 1 लाख लाइफ बर्थ जो भी उन्होंने दी. इंडिया के स्टैट्स की बात करो, सो इंडिया में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, रिडक्शन हुआ है मैटरनल मोर्टेलिटी केस में, विच इज अ गुड साइन, है ना. इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी ये बात करी गई कि इसको कम करना है. स्टेट स्पेसिफिक की बात कर लो, इसको एक बार रीड कर लेना, इतना डिटेल में करने की जरूरत है नहीं है वैसे, बट फिर भी रीड कर लेना. Coming to the next news item, that is national strategy and roadmap. अच्छा, do one thing, just read it now. I will give you 2 minutes time. इतने में मेरी throat को भी थोड़ा सा होता है ना, relax मिल जाएगा. जल्दी से एक बार रीड कर लो. I hope you have read. चलो, next coming to national strategy and roadmap for medical tourism sector. कि किस तरह से मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, मतलब जो लोग बाहर जाना चाहते हैं फिर इंडिया में आना चाहते हैं, किस तरह से उनको बढ़ावा दिया जाए. सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है कि किसी अगर भ्रमण करके बाहर जाके ट्रीटमेंट करा के आना है तो वो करा के वापस आ सकते हैं. सो एक रोबस्ट फ्रेमवर्क एंड सिनर्जी क्रिएट करेगा अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सो ऑन. सो यहाँ पे फॉर दिस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक कॉन्स्टिट्यूट किया है एक नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड, ठीक है, ताकि इस टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके. इसके अगर आप पिलर्स की बात करो, सो व्हाट आर द पिलर्स? इंडिया को एक ब्रांड की तरह डेवलप करना, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म को इम्प्रूव करना, ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पोर्टल को डिजिटलाइज करना, इसके अलावा जो है वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट करना एंड गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को सुधारना. अब कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं? सबसे पहले तो वीजा इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है. इसके अलावा जो इंडिया में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सिक्योरिटी को लेके, उसको टाइट अप करने की बात करी जा रही है. चलिए, नेक्स्ट कमिंग टू द ड्राफ्ट बिल फॉर न्यू नेशनल पब्लिक हेल्थ लॉ. सो दिस इज जस्ट अ ड्राफ्ट बिल, अभी एक्ट नहीं बना. सो यूनियन नाम से पता लग रहा है हेल्थ से रिलेटेड है, तो हु विल बी द मिनिस्ट्री? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है. सो इन्होंने यहाँ पे इस प्रोसेस के बारे में बात करी. सो इस बिल की अगर बैकग्राउंड की बात करो, सो 2017 में जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर था उसने एक ड्राफ्ट रिलीज किया, ठीक है, जो कि आपका 125 साल के एपिडेमिक डिजीज एक्ट को ओवरटेक करेगा. सितंबर 2020 में जो भी यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि एक नेशनल पब्लिक हेल्थ लॉ का निर्माण किया जाए. अब क्या क्या प्रपोजल्स की बात करी जा रही है? द फर्स्ट प्रपोजल इज 4 टियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर. 4 टियर का हेल्थ को एडमिनिस्टर करने का टारगेट होना चाहिए. पब्लिक हेल्थ कैडर्स क्रिएट करना, डेफिनेशन बताना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोलेशन, क्वारंटाइन, लॉकडाउन. उसके बाद पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर करना, ठीक. नेक्स्ट कमिंग्स टू दी हत्तीज इन हिमाचल. इनको ट्राइबल स्टेटस देने की बात करी जा रही है हिमाचल के अंदर.
सो बेसिकली आपका सबसे पहले तो बात करें कि हत्तीस रहते कहाँ पे। सो ये आपकी कम्युनिटी जो है वो आप कैन यू सी दीज प्लेसेस। सो यहाँ पे ये कम्युनिटी जो है वो पाई जाती। हत्ती की बात करो सो व्हाट आर दे, यहाँ पे इन लोगों को जो भी इनका नाम मिला वो इनके काम के कारण मिला, ठीक है। एंड इनकी ही एक छोटी छोटी मार्केट में जाके अपना काम बेचते थे जिसको बोला जाता था हट, और उसी हट से नाम पड़ गया हट्टीज, ठीक है। समझ में आ गई। जगहें मैंने बता दी कहाँ कहाँ पे, कुमराऊ, शानगढ़ एंड शिलाई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट इज डारलोंग कम्युनिटी। सो डारलोंग कम्युनिटी में क्या हुआ है कि इसके स्टेटस को रिवाइव करने की बात करी गई है, क्योंकि डारलोंग कम्युनिटी इज समथिंग व्हिच इज अ सब ट्राइब ऑफ द कुकी ट्राइब, ठीक है। कुकी ट्राइब का ही पार्ट है जो कि गैरो हिल्स एंड चिटागोंग एरियाज में मिलता है। So this is the information which you have to remember regarding the Dalok community. Next comes the Assamese Muslims as a distinct community. इन्होंने प्रदर्शन किया कि एनआरसी जो है उसको जो है हटाया जा सके। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया हम काफी समय से इंडिया में रह रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए ना बोला। और आपको पता है हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इंडिया में मुस्लिम्स रह रहे थे दे डोंट नीड टू शो द आइडेंटिटी कार्ड। बस ये इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट, बच्चों की हेल्पलाइन के लिए बहुत सारे नंबर्स हैं, तो एक नंबर को मर्ज किया जा रहा है, 1098 को मर्ज किया जा रहा है 112 के साथ। 1098 की बात करो सो ये आपकी 24:7 सर्विस है जो कि अवेलेबल होती है, और इसका दिस कम्स अंडर मिशन वात्सल्य, जो कि आपका क्या बोलता है कि हर बच्चे को एक हैप्पी एंड हेल्दी हाउस होल्ड होना चाहिए, उसके बाहर का वातावरण बहुत शांत होना चाहिए, स्टेट्स एंड यूटीज को इंकरेज करना चाहिए, एंड ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे अचीव कर ले। चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम दैट इज कोड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने क्या पब्लिश किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने आपका कोड ऑफ फॉर मेडिकल डिवाइसेस पब्लिश किया है कि हर मेडिकल डिवाइसेस में भैया एटलीस्ट इतने करेक्टर्स होने चाहिए, बिकॉज आपको भी पता है कि अगर मेडिकल डिवाइस ही खराब होगी तो उसका असर किस पे पड़ेगा, इंसान पे पड़ेगा। सो इसीलिए ये चीज करी गई। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, so what are its salient features? The first salient feature is healthcare professionals. So any person जो भी आपका यहाँ पे होगा that will be healthcare professional. Comparative advertisements करी जाएंगी, मेडिकल डिवाइस रिप्रेजेंटेटिव्स के रोल को इन्हांस करा जाएगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रॉपर मेडिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके अलावा कोई भी गिफ्ट्स या फिर एडवांटेज नहीं दिए जाएंगे, एंड as they are done with the restriction on the use of the word new for product that have been in the market for a year. मतलब उनको ये नहीं कहना कि ये नया प्रोडक्ट अवेलेबल, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। कमिंग टू द लास्ट न्यूज आइटम, प्राइम मिनिस्टर रिसीव लता दीनानाथ अवार्ड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लता, जो आपकी लता जी की डेथ हो गई है, उन्हीं के नाम से एक अवार्ड दिया जा रहा है, लता दीनानाथ अवार्ड, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसके साथ बच्चे आज एंड करते हैं आज की डिस्कशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।